हमारे आसपास कुछ भी नहीं है, बस अंतहीन रेगिस्तान और कुछ सूखी झाड़ियां। मैं इस उम्मीद में दौड़ना शुरू कर दिया कि मुझे पानी और हरियाली वाला कोई नखलिस्तान मिल जाएगा, लेकिन मुझे बस कुछ सूखे पेड़ मिले। मैं बस कुछ घंटे इधर उधर भागता रहा, लेकिन आखिरकार। रुकिए, यह किसी तरह का ढांचा है। मैं या तो पागल हो रहा हूं या हमें वास्तव में कुछ जीवन मिल गया है। मैं जल्दी से जून से नीचे उतरा। यह एक स्थानीय वाहन डीलर और बिक्री केंद्र निकला। इसने निश्चित रूप से कुछ अच्छे दिन देखे हैं, लेकिन हम अपनी जरूरत की हर चीज का ऑर्डर दे सकते हैं। हमें इस परित्यक्त रेगिस्तान को एक हरे भरे खेत में बदलने का असली मौका मिला। यकीन नहीं कि कुछ उगाना संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यह पता लगाना होगा। मैंने पहले हमारे आसपास उगने वाली इन झाड़ियों को बेचने का फैसला किया। मैंने एक को काटा, उसे स्टोर में ले गया और सबसे सस्ते ट्रैक्टर को खरीदने के लिए उसे आश्चर्यजनक रूप से $9 में बेच दिया। हमें उनमें से केवल 2000 को इकट्ठा करना था, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। तो मैं उन्हें काटता रहा और स्टोर तक ले जाता रहा। कुछ ही देर में हमारे पास एक बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा हो गया, जिससे हमें पहली बार $261 मिले। मैंने तुरंत एक पुराने डॉल्मा PSX 90 चेनसॉ में $200 लगाए और एक पुशेबल कार्ट पर $60 और खर्च किए। इससे काम काफी तेजी से होना चाहिए। पहली कार्ट जल्दी भर गई, तो मैंने उस पर कुछ पट्टियां बांधी और उसे स्टोर तक ले गया, और उसके लिए मुझे $45 मिले। लेकिन फिर मुझे कुछ याद आया। जब हम सूखे पेड़ों को काट सकते हैं तो हम झाड़ियों को क्यों काट रहे हैं? बेशक वे इन सूखी झाड़ियों से कहीं ज्यादा कीमती हैं। तो मैंने सूखे पेड़ को काटा, उसे उठाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, उसे कार्ट में लादा, कुछ पट्टियां बांधी और स्टोर तक ले गया। $192 मिले। यह 150 झाड़ियों के बराबर है। हालांकि यह एक अच्छा मुनाफा है, लेकिन हमें ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास आसपास बहुत कम झाड़ियां थीं और इस गाड़ी को आधे रेगिस्तान में ले जाना संभव नहीं है। अगर हमें कुछ उगाना है तो हमें पानी की जरूरत होगी, और सबसे सस्ता डीप ड्रिलर $5000 का है। हम $1500 की कीमत वाले एक साधारण कुएं से भी जोखिम ले सकते हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि यह पानी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त गहरा होगा। इसलिए मैंने सूखे पेड़ों को काटना जारी रखा। 5 और पेड़ों को बेचने के लिए स्टेशन पर लाने में 2 घंटे लग गए। जब वे बेचे गए तो उनकी कीमत लगभग $5000 थी। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ बना पाते या उगा पाते, मैं एक समतल जगह की तलाश में निकल पड़ा। जल्दी ही मुझे एक अच्छी समतल जगह मिल गई जो दुकान से एक टीले की दूरी पर थी। फिर तुरंत एक पानी के टॉवर पर $5000 खर्च किए। जैसा कि आप जंग लगे हुए देख सकते हैं, यह नवीनीकृत है, लेकिन काम चल जाना चाहिए। रेगिस्तान में अपने पहले सीजन के लिए मैंने कुछ आलू और कुछ कैक्टस उगाने की कोशिश करने का फैसला किया। तो मैंने एक हाथ से चलने वाले हल पर $220, एक देवदार पर $300, एक पानी की टंकी पर $300 खर्च किए, और जो कुछ बचा उससे मैंने आलू के कुछ बैग खरीदे। सबसे पहले मैं हल को वापस यार्ड में ले आया, अगर हम इसे ऐसा कह सकते हैं, और पानी के टॉवर के चारों ओर कुछ खेत बनाना शुरू कर दिया। पानी के टॉवर के किनारों पर ये 2 अच्छे खेत बनाए, फिर देवदार में बीज भरे और एक खेत में आलू और दूसरे में पालक बोया। जब तक मैंने रोपण पूरा किया तब तक अंधेरा हो चुका था, इसलिए मैंने एक अच्छी गलीचा पर कुछ रुपए खर्च किए और बाहर ही। लेकिन अगली सुबह हम बारिश से हैरान रह गए। गर्मी और इस बारिश के कारण सभी फसलें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन हमें एक छत की जरूरत है। इसलिए मैंने अपने खेत के आसपास के सभी सूखे पेड़ों को बेचना शुरू कर दिया। पहला पेड़ $1214 में बेचा, दूसरा $1380 में, और तीसरा $1.3 में, और तुरंत $500 एक छोटे से घर पर खर्च कर दिए। इसमें हमारी जरूरत की हर चीज है, एक बिस्तर और एक शॉवर। लेकिन हमें बाकी पैसे निवेश करने का कोई तरीका निकालना होगा, क्योंकि हमारे आसपास कुछ ही सूखे पेड़ हैं जिन्हें हम बेच सकते हैं, और उनके चले जाने के बाद हमें केवल अपने खेत पर निर्भर रहना होगा। मैंने कुछ कांटेदार नाशपाती कैक्टस उगाने का फैसला किया। लगभग $2000 में लगभग 20 पौधे खरीदे। हमें बस उन्हें थोड़ा पानी देना है और बदले में वे कुछ ऐसे फल उगाते हैं जिन्हें हम बेच सकते हैं। यह हमारी जलवायु के लिए एकदम सही फसल है। मैंने उन सभी को पानी दिया। हम तुरंत देख सकते हैं कि फल लगने लगे हैं। हालांकि उन्हें तैयार होने में कुछ और महीने लगेंगे, लेकिन हमारे पास आराम करने का समय नहीं था, इसलिए मैं ट्रैक्टर की कीमतें देखने के लिए डीलर के पास गया। दुर्भाग्य से वे सभी हमारे लिए बहुत महंगे थे।
हम बस एक छोटा सा 13 हॉर्स पावर का T16 ट्रैक्टर खरीद सकते थे जिसकी कीमत $800 थी। इसके लिए एक पुराने जंग लगे ट्रेलर पर $100 और खर्च किए। यह कोई खास ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन कम से कम हमें गाड़ी को हाथ से धकेलने की जरूरत नहीं है। हमने जितने भी सूखे पेड़ दिखे उन्हें काटना शुरू कर दिया और दुकान तक ले गए। इसमें कुछ महीने लग गए, लेकिन मैंने रेगिस्तान में मौजूद हर एक सूखे पेड़ को काट दिया। दूर दूर तक बस कुछ ही पेड़ बचे थे। हमने उन सभी लकड़ियों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा किया जो $13,469 में बिका। इस बीच कैक्टस ने भी पहले फल दिए। मैंने उन्हें ट्रेलर में लादा और दुकान पर ले गया ये देखने के लिए कि क्या उन्हें उगाना भी उचित है। उन सभी के लिए मुझे लगभग $5,000 मिले। इससे हम अमीर तो नहीं बनेंगे, लेकिन उन्हें उगाना निश्चित रूप से फायदेमंद है क्योंकि उन्हें केवल पानी की जरूरत होती है। फसलें अच्छी तरह से उग रही हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे खरपतवार हैं जिन्हें हमें नष्ट करना होगा और हमें कुछ खाद भी छिड़कनी चाहिए। लेकिन एक समस्या है, ट्रैक्टर में केवल ट्रेलर हिच है, इसमें कोई भी उपकरण नहीं जुड़ सकता। इसलिए मैं डीलर के पास गया और एक नया ट्रैक्टर खरीदा। हम केवल 32 हॉर्स पावर वाला वोल्वो क्रैबर T425 खरीद सकते थे जिसकी कीमत $5,000 थी। साथ ही सबसे सस्ता स्प्रेयर भी $1,350 में खरीदा। $300 में हर्बिसाइड के 4 बैरल और $400 में लिक्विड फर्टिलाइजर के 4 बैरल। वोल्वो में रखा, स्प्रेयर लगाया, पहले हर्बिसाइड डाला। हमें डीलर से खेत तक एक सड़क बनानी चाहिए। इस छोटी सी कच्ची सड़क को बनाने में लगभग $1,000 का खर्च आया। गीली रेत की तुलना में मिट्टी पर पहाड़ी पर चढ़ना कहीं ज्यादा आसान है। मैंने स्प्रेयर खोला, पहले हर्बिसाइड छिड़का, फिर लिक्विड फर्टिलाइजर। सारे हर्बिसाइड और फर्टिलाइजर को वापस यार्ड में ले आया। लेकिन हमें इन सबको रखने के लिए एक शेड की जरूरत है, क्योंकि इन्हें खुली धूप में छोड़ना बहुत ही खराब आइडिया है। $2,000 खर्च करके एक अच्छा सा शेड बनाया जो मूल रूप से स्क्रैप, कुछ लकड़ी और कुछ पुरानी धातु की चादरों से बना है। शेड में सारा सामान लादा, कैक्टस को पानी दिया। कुछ ही महीनों में रेगिस्तान पहले से ही अच्छा दिखने लगा है, लेकिन हमें फसल उगाने और कुछ खाली समय के दौरान कुछ नए खेत बनाने की जरूरत है। मैंने स्प्रेयर को पार्क किया, सबसे बुनियादी हल पर $1.50 खर्च किए, उसे जोड़ा और कुछ नए खेत बनाना शुरू कर दिया। इसमें कुछ महीने लगे, लेकिन हम ये 2 अच्छे नए खेत बनाने में कामयाब रहे। इस बीच आलू और पालक दोनों बड़े हो गए और कटाई के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं दुकान पर गया, एक साधारण धकेलने योग्य हार्वेस्टर पर $1.500 खर्च किए और कटाई शुरू कर दी। आलू की पैदावार बहुत अच्छी है। हमने लगभग 15 बक्से भरे, लेकिन पालक बिल्कुल भी इसके लायक नहीं था। समान आकार के खेत से हमें मुश्किल से 5 और आधा बक्से मिले। हमें बस उन्हें बेचने का तरीका निकालना है। बक्से हाथ से उठाने के लिए बहुत भारी हैं। मैंने पहले सभी कैक्टस फलों को ट्रेलर पर लादा और स्टोर ले गया। मुझे उम्मीद है कि यह किसी तरह के फोकलिफ्ट को खरीदने के लिए पर्याप्त होगा। हमारे बैलेंस में लगभग $9,000 की बढ़ोतरी हुई। यह इस छोटे जॉन डियर फोकलिफ्ट को खरीदने के लिए पर्याप्त था जिसकी कीमत हमें केवल $3.50 थी। यह सबसे अच्छा फोकलिफ्ट नहीं है, लेकिन उन सभी पैलेटों को लोड करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। एक फ्लैटबेड ट्रेलर पर भी $2.500 खर्च किए, वापस गाड़ी चलाई और सबसे पहले सभी पालक को लोड करना शुरू किया। सभी पालक लगभग $6,000 में बिके और सभी आलू और $14,000 में। आलू निश्चित रूप से एक स्मार्ट निवेश था। जहां तक पालक की बात है, मुझे नहीं लगता कि वास्तव में उन्हें उगाना उचित है, इसलिए मैंने उनकी जगह कैक्टस का एक गुच्छा लगाया। लेकिन हमें अब एक बड़े पानी के टैंक की भी आवश्यकता है। मैंने 3.2 टन के इस पानी के टैंक पर $3,000 खर्च किए, इसे पानी से भरा और सभी नए कैक्टस को पानी दिया। हमारे पास अभी भी लगभग $10,000 बचे हैं, इसलिए मैंने कुछ ग्रीन हाउस पर $7,000 खर्च किए। साथ ही $1,000 में 5 मीटर चौड़ा कल्टीवेटर खरीदा और एक साधारण देवदार पर $1,000 और खर्च किए। हम फिर से कंगाल हो गए। मैं वोल्वो में चढ़ा, कल्टीवेटर लगाया, सभी खेतों की जुताई की और रोपण शुरू कर दिया। एक खेत में कैनोला, एक खेत में गेहूं और आखिरी में इस बड़े खेत में जौ लगाया। लेकिन हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए मैंने हल लगाया और कुछ और खेत बनाने शुरू कर दिए। इसमें कुछ महीने लग गए, लेकिन मैं ये 2 नए विशाल खेत बनाने में कामयाब रहा।
इस बीच सभी फसलें अच्छी और हरी हो गईं। हमें बस उन पर कुछ शाकनाशी और उर्वरक छिड़कने की जरूरत है। मैं वापस वोल्वो में चढ़ा, स्प्रेयर लगाया, पहले खाद डाली, फिर कुछ हर्बिसाइड छिड़का। लेकिन हमारे सामने एक समस्या है। हम बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं और सच कहूं तो हमारे पास खेत में करने के लिए कुछ भी नहीं है। फसलें उग रही हैं, हम कुछ भी नहीं लगा सकते। इसलिए मैं सर्दियों के लिए आराम करने के लिए अंदर चला गया। जब मैं बाहर वापस आया तो मार्च आ चुका था और मौसम फिर से सुहावना और गर्म हो गया था, लेकिन हमारा कर्ज लगभग 2000 हो गया था। सौभाग्य से हमने सर्दियों के समय में कुछ कैक्टस फल उगाए। मैं T16 में चढ़ा और उस पर सभी कांटेदार नाशपाती कैक्टस लाद दिए। पहला लोड लगभग $30,000 में बेचा और दूसरा $34,000 में। ये साधारण फल हमें बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि केवल उन पर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि हम आसानी से बाजार को संतृप्त कर सकते हैं और कीमतों को गिरा सकते हैं। हमें विविधता लानी चाहिए। मैंने इस विशाल नर्सरी पर 57,000 से अधिक पैसे खर्च किए। इसे बस थोड़े से पानी और ठोस खाद की जरूरत होती है और यह हमें बहुत सारे बोनसाई पेड़, साइप्रस और यूकलिप्टस देता है। हमारी जलवायु इन्हें उगाने के लिए एकदम सही है। मैंने इसमें पानी के 2 टैंक भरे। फिर मैंने ठोस खाद के 2 पैलेट खरीदे जिनकी कीमत $1920 थी और उन्हें भी नर्सरी में भर दिया। अब हमें बस इसे थोड़ा समय देना है और उम्मीद है कि हमें कुछ अच्छे छोटे पेड़ मिलेंगे। मुझे अभी एहसास हुआ कि हम रेगिस्तान में पूरा 1 साल बिता चुके हैं। एक खाली रेगिस्तान से इस आरामदायक छोटे खेत में आ गए, लेकिन हमारे पास आराम करने का समय नहीं था। हमें कुछ पौधे लगाने थे। मैं वापस वोल्वो में बैठा, एक प्लांटर पर हमारे लगभग सारे पैसे खर्च किए, उसे जोड़ा, कुछ बीज भरे और सूरजमुखी के खेत में पौधे लगाने का फैसला किया। आप सोच रहे होंगे कि सूरजमुखी ही क्यों? खैर, हमें भरपूर धूप मिल रही है और सूरजमुखी को धूप की जरूरत होती है ना? वरना इसे सूरजमुखी क्यों कहा जाता? जब तक मैंने पौधे लगाए, आधी रात हो चुकी थी। मैं मुश्किल से देख पा रहा था कि मैंने कहाँ पौधे लगाए हैं और कहाँ नहीं। मुझे आशा है कि हमने आधे खेत को नहीं छोड़ा होगा। अगली सुबह मुझे भयंकर ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा और फिर भी खेतों का निरीक्षण करने निकल पड़ा। हमने कल पूरे खेत में सूरजमुखी के पौधे लगाए थे और बड़े खेत में घास भी थी, लेकिन मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि इस मौसम में कुछ भी करना ठीक नहीं है। इसलिए मैं वापस अंदर चला गया। अगली सुबह सूरज फिर से निकल आया था, इसलिए मैं नर्सरी का निरीक्षण करने गया। पेड़ निश्चित रूप से बड़े और स्वस्थ दिख रहे थे। कुछ ही महीनों में हम पहले वाले को बेच पाएंगे। गेहूं और जौ को अभी भी कुछ और समय चाहिए। हमें पैदावार को और बढ़ाने के लिए कुछ उर्वरक छिड़कने की जरूरत है। हालांकि घास बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमने इसे कुछ महीने पहले ही लगाया था और हम इसे अभी से काट सकते हैं। लेकिन मैंने सबसे पहले T16 में कदम रखा और सभी कैक्टस के फल 14,000 से ज्यादा में बेच दिए। 8,000 में 2.4 की छोटी घास काटने वाली मशीन और 5,000 में छोटी हवा वाली रोवर खरीदने के लिए ये काफी था। वोल्वो ट्रैक्टर पर नई घास काटने वाली मशीन लगाई और घास काटना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा समय लगा, क्योंकि मैंने जून के मध्य में ही हवा वाली रोइंग पूरी की और इस बीच जौ भी अच्छी तरह से पककर कटाई के लिए तैयार हो गया। अब हमें बस एक हार्वेस्टर की जरूरत है। किस्मत से नर्सरी में हमारे लिए पहला यूकलिप्टस उगा। मैंने उसे T16 पर लादा और स्टोर ले गया। वह 8.8 हजार में बिका। 8,000, लेकिन सभी हार्वेस्टर हमारी कीमत से काफी ज्यादा हैं। इसलिए मैंने सभी कैक्टस के फल भी 14,000 अतिरिक्त में बेच दिए। यह अपने लिए $13,800 में यह अच्छी सी मैसी फर्ग्यूसन कंबाइन खरीदने के लिए काफी था। हेडर पर $2,800 और अनाज के ट्रेलर पर $4,000 खर्च किए। हेडर लगाया और कटाई शुरू कर दी। लेकिन ट्रेलर जल्दी भर गया, क्योंकि अभी भी लगभग आधे खेत की कटाई बाकी है और सब कुछ भरा हुआ है। हमें साइलो की जरूरत है, लेकिन हम उनमें से किसी का भी खर्चा नहीं उठा सकते। सबसे सस्ते साइलो की कीमत $9,000 है। हमारे पास केवल $7,000 की कमी है, इसलिए मैंने T16 के लिए अनाज ट्रेलर पर $1,200 खर्च किए। हमने अनाज ट्रेलर T16 ट्रेलर को भर दिया है और एक हार्वेस्टर भी लगभग पूरा भर गया है। अकेले इस खेत से लगभग 10,000 लीटर जौ निकला है। मैंने अभी सभी ट्रेलर और कंबाइन को शेड के पास खड़ा कर दिया है, फिर विंड रोवर को वोल्वो ट्रैक्टर पर जोड़ा और भूसे को कुछ छोटी छोटी पंक्तियों में घुमाया। हालांकि अगली सुबह हमारे लिए कई नई समस्याएं लेकर आई। कैनोला और गेहूं दोनों कटाई के लिए तैयार हैं, फिर भी हमारे सभी ट्रेलर भरे हुए हैं। इसलिए मैंने वही किया जो हम वहन कर सकते थे।
नर्सरी के पास एक अच्छा सा एशवॉल्ट पैच बनाने के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर दिए और उस पर सारा जौ लाद दिया और कटाई शुरू कर दी। हालांकि कैनोला और गेहूं की पैदावार जौ जितनी अच्छी नहीं थी। हमें 1500 लीटर कैनोला और 4000 लीटर से थोड़ा ज्यादा गेहूं मिला। मैंने दोनों को बेचने का फैसला किया क्योंकि हमें चारे की गाड़ी खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। पहले कैनोला को $2000 से ज्यादा में बेचा और गेहूं से $3300 और मिले। यह पैसे इस साधारण फोरेज वैगन को खरीदने के लिए काफी नहीं थे, लेकिन हमारे सामने एक समस्या थी। वोल्वो ट्रैक्टर में पीटीओ पीली चीज के लिए कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए हम फोरेज वैगन नहीं चला सकते थे और हमारे पास नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। आखिरी उपाय के तौर पर मैंने सिर्फ $200 में एक हाथ से चलने वाला बेलर खरीदा और सभी गांठें बनाने का अपना दैनिक काम शुरू किया। मैंने लगभग 200 गांठें बनाई, लेकिन मेरे पैर बहुत थक गए थे, इसलिए मैं आराम करने के लिए अंदर चला गया। अगली सुबह मैंने सभी भूसे की गांठें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। भूसे का पहला भार 5000 रुपये से कुछ ज्यादा में बेचा, दूसरा भार 4000 रुपये में, साथ ही कैक्टस के सारे फल 19000 रुपये में बेच दिए। लेकिन मैं अकेला हो गया, इसलिए मैंने कुछ पशुधन में निवेश करने का फैसला किया। नर्सरी के बगल में एक अच्छी जगह बनाने में हमें लगभग $1000 खर्च करने पड़े। एक मुर्गी घर पर 9000 और खर्च किए, जिसमें 150 मुर्गियां रह सकती हैं, और एक भेड़ के बाड़े पर $5000 और खर्च किए। 50 रुपये में 75 मुर्गियां खरीदी। साथ ही एक मुर्गे पर $6 और 538 रुपये में 15-8 महीने की भेड़ें खरीदी। अब हमें बस खाना भरना है, लेकिन हमारे पास चारा डालने के बर्तनों में जौ भरने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए मैं T16 में चढ़ गया और घास की सारी गांठें इकट्ठा करने लगा। कुछ घास की गांठों को चादर के बाड़े में भर दिया। घास की पहली गांठ को करीब $5000 में बेचा और दूसरी गांठ को $2000 में, लेकिन फिर भी स्किड स्टीयर खरीदने के लिए यह काफी नहीं था। किस्मत से हमें नर्सरी में कुछ यूकलिप्टस के पेड़ मिले। मैंने उन्हें फ्लैटबेड ट्रेलर में लादा और $6000 में बेच दिया। यह $12000 में मैसी फर्ग्यूसन लोडर खरीदने के लिए काफी था और एक यूनिवर्सल बकेट के लिए हमें $1300 और खर्च करने पड़े। मैंने तुरंत इसका इस्तेमाल चिकन कूप फीडिंग पैन में जौ भरने के लिए किया। यह अगले साल तक पूरे साल के लिए काफी होना चाहिए। सभी जानवर स्वस्थ हैं और उन्हें खाना मिल गया है। हम फिर से खेती शुरू कर सकते हैं। हम सूरजमुखी पर कोई खाद या हर्बिसाइड छिड़कना भूल गए थे और वे अब छिड़काव के लिए बहुत लंबे हैं, इसलिए हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। हो सकता है कि हम उन्हें कुछ अतिरिक्त मार्कअप के लिए पारिस्थितिक रूप से बेच दें। घास का मैदान भी कुछ समय के लिए इंतजार कर सकता है, लेकिन हमें नई फसल के लिए काटे गए खेत को तैयार करना होगा। मैं वोल्वो ट्रैक्टर में चढ़ा, कल्टीवेटर लगाया और मिट्टी को ढीला करके उसे बुआई के लिए तैयार किया। एक बड़े खेत में गेहूं बोया और दूसरे खेत को यूं ही छोड़ दिया क्योंकि मुर्गियों के लिए हमें ज्यादा गेहूं की जरूरत नहीं है। हमें इस साल ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने 580 रुपये में सबसे सस्ता फर्टिलाइजर स्प्रेडर खरीदा, कुछ बोरी फर्टिलाइजर खरीदी और बाकी पैसे चूने पर खर्च कर दिए। नया स्प्रेडर लगाया, कुछ ठोस फर्टिलाइजर भरा और खेत में फैलाया। फिर चूना डाला और उसे भी खेत में भर दिया। सर्दी आने से पहले हमारे पास बस 2 काम और हैं। पहले सारी घास काटनी है और फिर सूरजमुखी की कटाई करनी है। मैंने भेड़ों के लिए सर्दियों का खाना बनाने के लिए घास काटने से शुरुआत करने का फैसला किया। ट्रैक्टर में चढ़ा, घास काटने की मशीन लगाई और घास काटना शुरू कर दिया। इसमें पूरा 1 महीना लग गया, लेकिन पूरा खेत गठरियों से भर गया। जब तक हमने काम पूरा किया, सूरजमुखी भी कटाई के लिए तैयार हो गए थे। हमें बस मकई की कटाई के लिए कुछ पैसे चाहिए। घास की सारी गांठें इकट्ठी की ताकि एक खरीद सकूं। एक ट्रेलर को भेड़ों के चारे के बर्तन में भरा और पहली गांठ को लगभग $5000 में बेचा और दूसरी गांठ को भी $5000 में। यह 9.5 के में 5.3 मीटर चौड़ा कॉर्न हेडर खरीदने के लिए काफी था। हेडर लगाया और कटाई शुरू कर दी, लेकिन पैदावार बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि हमने कोई खाद या हर्बिसाइड नहीं डाला था। खरपतवार लगभग सूरजमुखी के आकार के ही थे। बिना खाद के भी 5400 लीटर सूरजमुखी निकालने में कामयाब रहा, जिसे मैंने तुरंत लगभग $12000 में बेच दिया क्योंकि वैसे भी इसका हमारे पास कोई उपयोग नहीं है। सर्दियों में हमने बहुत सारे कैक्टस उगाए। भेड़ों ने ऊन के कुछ पैलेट तैयार किए। हमें लगभग 3 पैलेट अंडे भी मिले।
और हमें कुछ यूकलिप्टस, 2 साइप्रस और हमारा पहला बोनसाई पेड़ भी मिला। लेकिन हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था, इसलिए मैं वॉल्वो ट्रैक्टर में चढ़ गया, फ्लैटबेड ट्रेलर को जोड़ा और उस पर सभी कांटेदार नाशपाती कैक्टस को लादना शुरू कर दिया। उनमें से पहला लोड $18,383 में और दूसरा $17,000 में बिका। सभी ऊन और अंडों से $25,000 और मिले और अंत में सभी यूकलिप्टस और साइप्रस को ट्रेलर पर लादा। कुछ पट्टियां लगाईं। बोनसाई फिट नहीं हुई, इसलिए मुझे दोबारा जाना होगा, लेकिन यह चीज़ बहुत कीमती होनी चाहिए क्योंकि इसे बढ़ने में पूरा 1 साल लगा। यूकलिप्टस और साइप्रस के पेड़ $40,000 से ज़्यादा में बिके और बोनसाई के पेड़ से $13,000 और बिके। ये चीज़ें बहुत कीमती होती हैं, लेकिन इन्हें उगने में थोड़ा समय लगता है। एक बोनसाई पेड़ को उगाने में पूरे साल लग जाते हैं। हमने इन सभी चीज़ों से $120,000 से ज़्यादा कमाए, इसलिए मैंने अपने स्टोरेज की जगह को ठीक करने का फैसला किया। अब यह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, हर जगह सामान बिखरा पड़ा है। सबसे पहले मैंने सारे उपकरण वहाँ से हटाए, वो सारा सामान बेच दिया जिसका हम अब इस्तेमाल नहीं करते थे। पुराने शेड और घर को तोड़ दिया और एक अच्छी समतल जगह बनानी शुरू की जहाँ हम काम कर सकें। हमने अपने लिए ये जगह बनाने में ही करीब $15,000 खर्च किए। एक नए और अच्छे घर पर $25,000 खर्च किए जिसमें हमारे रहने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है। मैंने इसे जून के ऊपर भी बनाया ताकि हम पूरे खेत पर नजर रख सके और समतल जगह पर नीचे एक स्टोरेज भी बनाया। इस पूरे स्टोरेज एरिया को बनाने में करीब 40,000 का खर्चा आया और पत्थर की टाइलें बिछाने में 2,000 और लगे। कुछ समय के लिए तो ये काफी होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास अभी भी कुछ पैसे थे, इसलिए मैंने अपनी मशीनरी को थोड़ा आधुनिक बनाने का फैसला किया ताकि हम तेजी से विस्तार कर सकें। डीलर के पास गया और इस जॉन डियर 40 सीरीज यानी 4040 मॉडल के लिए एक शानदार डील की। इसमें कोई केबिन नहीं है, लेकिन हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन यह 112 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है जिसकी कीमत सिर्फ $37,800 है। मैंने इसे खरीद लिया। इसके साथ एक नया प्लांटर खरीदने में 7/1/2000 और खर्च किए और $315 प्रति बैग के हिसाब से कुछ बीज भी खरीदे। यार, अब हम सही खेती की मशीनरी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैंने प्लांटर लगाया, कुछ बीज डाले और घर वापस आ गया। मैंने इस साल फिर से कुछ फसलों के साथ प्रयोग करने का फैसला किया। पूरे खेत में शुगरबीट बो दिया। शायद यही वह फसल है जो हमें अमीर बनाएगी। पूरे खेत में बुवाई करने में सिर्फ 1 घंटा लगा, लेकिन हमें अभी भी गेहूं के खेत में कुछ हर्बिसाइड का छिड़काव करना है, इससे पहले कि फसल बहुत बड़ी हो जाए और सूरजमुखी के पुराने खेत की मिट्टी को भी बुवाई के लिए तैयार करना है। इसलिए मैं वापस वोल्वो में चढ़ा, स्प्रेयर लगाया, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास हर्बिसाइड खत्म हो गया। इसलिए मैं T16 में चढ़ा, फ्लैटबेड लगाया और दुकान पर गया। $300 प्रति बैरल के हिसाब से हर्बिसाइड के 3 बैरल और $400 प्रति बैरल के हिसाब से तरल उर्वरक के 3 पैलेट खरीदे। हमारे पास फिर से सिर्फ $35 बचे थे। सभी बैरल को फ्लैटबेड पर लादा, कुछ पट्टियां लगाईं और घर वापस आ गए। स्प्रेयर में हर्बिसाइड भरा और गेहूं के खेत पर छिड़काव किया। फिर कुछ तरल उर्वरक भी छिड़का। स्प्रेयर को पाक किया, सभी आपूर्ति को शेड में रखा ताकि वह सीधी धूप से बच सके। जॉन डियर में चढ़ गया और सूरजमुखी के खेत को बुवाई के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। अगली सुबह मैंने खेत में पहले खाद डाली, फिर चूना और आखिर में मक्का बोया। सभी खेत सींचे हुए हैं और उग रहे हैं। मैं आंगन में वापस आया और मुझे एक सुखद आश्चर्य मिला। ग्रीनहाउस में आखिरकार कुछ सब्जियां उगाएं। हमें कुछ लहसुन, मिर्च और कुछ स्ट्रॉबेरी मिली। तो मैंने उन सभी को फ्लैटबेड ट्रेलर में लादा और उसे स्टोव पर ले गया। यह $11,000 से ज़्यादा में बिका। हमने अपना दूसरा बोनसाई पेड़ भी लगाया, तो मैंने उसे फ्लैटबेड ट्रेलर में लादा और उसे और 13.4K में बेच दिया। लेकिन जब मैं खेत पर वापस आया तो मुझे कुछ दिलचस्प विचार आए। मुझे लगता है कि कुछ फलों के पेड़ उगाने की कोशिश करना समझदारी है। रेगिस्तान में हमारे पास बहुत सीमित समतल जगह है जहां हम वास्तव में खेत बना सकते हैं, लेकिन हम किसी भी जमीन पर अंगूर, आड़ू, सेब आदि उगा सकते हैं, जैसे कि खेत और डीलर के बीच में यह पहाड़ी। यह इस तरह के प्रयास के लिए एक आदर्श जगह है। मैंने दुकान खोली और कुछ फलों के पेड़ों की खरीदारी शुरू की। मुझे यह खूबसूरत आड़ू का बागान सिर्फ $17,000 में मिला, तो मैंने एक खरीदा और उसे देखने गया। पेड़ पूरी तरह से बड़े हो चुके हैं, तो हमें बस थोड़ा पानी और खाद चाहिए, और बदले में हमें कुछ आड़ू मिलते हैं। सवाल यह है कि हम खाद कहाँ से लाएं?
मुझे जल्दी ही पता चल गया कि खाद बनाने के लिए हमें इस कंपोस्टर की जरूरत है जिसकी कीमत $10,000 है। यह कुछ सब्जियों, भूसे और घास को भी ले सकता है और उससे खाद बना सकता है, लेकिन अभी इसे बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। इसलिए मैंने पेड़ों को मरने से बचाने के लिए पानी का एक पूरा टैंक लाया। हमारे नए निवेश को अभी इंतजार करना होगा क्योंकि हमारे पास कंपोस्टर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इसलिए मैंने घास काटने की मशीन लगाई और सारी घास काटने लगा ताकि कंपोस्टर के लिए कुछ पैसे मिल जाएं और खुद कंपोस्ट बनाने के लिए कुछ घास भी मिल जाए। पूरे खेत को काटने में पूरा दिन लग गया, इसलिए मैंने ट्रैक्टर को शेड में खड़ा किया और आराम करने के लिए अंदर चला गया। अगली सुबह मैंने सारी उपज को फ्लैटबेड ट्रेलर में लादा ताकि उम्मीद के मुताबिक एक टेडर और एक कंपोस्टर खरीद सकूं। ऊन, अंडे, टमाटर और कांटेदार नाशपाती के कैक्टस लगभग $25,000 में बिके। यह 8.9 मीटर चौड़ा टेडर $16,500 में खरीदने के लिए काफी था और $10,000 में कंपोस्टर खरीदने के लिए भी पर्याप्त नकदी थी। टेडर लगाया और घास का काम जारी रखा। पहला चारा वैगन जल्दी भर गया, इसलिए मैं उसे कंपोस्टर में ले गया और उसे पूरा भर दिया। कंपोस्टर 20 लीटर घास लेता है और 20 लीटर खाद बनाता है। हमें कल सुबह तक खाद के पहले कुछ टुकड़े मिल जाने चाहिए। मैंने बाकी घास बेचने का फैसला किया क्योंकि हमें कुछ अतिरिक्त नकदी की जरूरत थी। मैंने 3 भरे हुए वैगन लगभग $2,200 में बेच दिए और जो बचा वह भविष्य में खाद बनाने के लिए रख लिया। चारा वैगन को वापस शेड में खड़ा कर दिया। वोल्वो ट्रैक्टर में चढ़ा, स्प्रेयर लगाया, पहले चीनी और मक्के के खेत में खाद डाली, फिर कुछ शाकनाशी डाला। अगली सुबह सबसे पहले मैं कंपोस्टर को चेक करने गया। हमारे पास खाद से भरा एक बैग था। मैंने स्किड स्टीयर के साथ बैग को सावधानी से उठाया और उसे सीधा पीचरी में लाद दिया। जल्द ही हमारे पास कुछ पीच होने चाहिए। स्किड स्टीयर को वापस शेड में खड़ा किया, जॉन डियर पर पानी की टंकी लगाई और उसका इस्तेमाल भेड़ों के लिए पानी लाने में किया। भेड़ों के पास अभी भी पिछले साल की काफी घास की गांठें हैं। मुर्गियों के पास लगभग 4,000 लीटर चारा भी है। हालांकि नर्सरी को कुछ ठोस उर्वरक की जरूरत है, इसलिए मैंने सारी उपज को फ्लैटबेड ट्रेलर में लादा और उसे लगभग $23,000 में बेच दिया। मैंने तुरंत उन पैसों से ठोस उर्वरक के 4 पैलेट खरीदे जिनकी कीमत $1,920 थी और जिन्हें मैंने सीधे नर्सरी में लाद दिया। सभी जानवरों और ऑर्किड का ध्यान रखा गया है। हम जाकर कुछ नए खेत बना सकते हैं। इसलिए मैं जॉन डियर में बैठा और डीलर के पास चला गया। 1.6 मीटर चौड़े हल पर $17,000 खर्च किए, उसे जॉन डियर पर लगाया और कुछ नए खेत बनाने शुरू किए। इसमें पूरा 1 महीना लगा, लेकिन हमने 2 नए बड़े खेत बनाए। हमने जुताई इसलिए बंद की क्योंकि सारा गेहूं पक चुका था और कटाई के लिए तैयार था। लेकिन सबसे पहले मैं T16 में बैठा और ये देखने गया कि क्या हमें अपने पहले आड़ू मिले हैं। हमें आड़ू के पहले 2 डिब्बे मिले। मैंने उन्हें ट्रेलर पर लादा और दुकान पर ले गया, उन्हें 2.400 में बेच दिया। मुनाफा कम नहीं था क्योंकि उन्हें बढ़ने के लिए केवल पानी और खाद की जरूरत होती है। मैं घर वापस चला गया, अनाज के ट्रेलर को T16 के आगे और दूसरे को पीछे लगाया, उसे गेहूं के खेत के पास खड़ा किया और कटाई शुरू कर दी। लेकिन दोनों ट्रेलर जल्दी भर गए, इसलिए मैं उसे चिकन कूपे में ले आया और जितना संभव हो उतना उसे फीडिंग पैन में भर दिया। ट्रेलर में हार्वेस्टर बनकर को उतार दिया और फसल के बाकी बचे कुछ हिस्सों के साथ आगे बढ़ा। हमारे पास 5-12,000 लीटर से ज्यादा गेहूं बचा है। शायद कुछ और मुर्गियां खरीदना अच्छा रहेगा। हमें इसे खरीदने के लिए बस कुछ और $1,000 चाहिए। मैंने हार्वेस्टर को वापस शेड में खड़ा किया और जॉन डियर में बैठ गया। बची हुई घास को कंपोस्टर में डाल दिया। हमारे पास कुछ और फलों के पेड़ों के लिए काफी खाद है। हमें उन्हें खरीदने के लिए बस कुछ पैसे चाहिए। अच्छी बात यह रही कि कुछ यूकलिप्टस फिर से उगाए और हमें कुछ खेती की उपज भी मिली। मैंने सारे ऊन, अंडे और यूकलिप्टस को फ्लैटबेड ट्रेलर में लादा और बाजार में लगभग $25,000 में बेच दिया। इतने पैसे थे कि मैं $9,000 में दूसरा चिकन कूप खरीद सकता था। मैंने यार्ड में बने पुराने ग्रीन हाउस को भी तोड़ दिया। साथ ही रेडबेरी के बागान पर लगभग $20,000 खर्च किए। जो बचा था उससे $5,940 में 108 मुर्गियां खरीदी और मुर्गे के लिए $6 और खर्च किए ताकि उन सभी को काबू में रखा जा सके। सारे गेहूं को नए चिकन कूपे में भर दिया, नए बागान में थोड़ा पानी भर दिया और सारे खाद को बागानों के बीच बांट दिया।
मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं इस पूरी पहाड़ी को अलग अलग तरह के फलों के पेड़ों और झाड़ियों से ढक दूंगा जिन पर कुछ बेर भी उगते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कम से कम कुछ लाख या लाखों की जरूरत होगी। मैंने स्किड स्टीयर को वापस शेड में खड़ा कर दिया। हमें खेत की कुछ तैयारी करनी है। हमें सारा भूसा इकट्ठा करना है और बीज बोने के लिए मिट्टी तैयार करनी है। नए खेत में चूना भी छिड़कना है और अगर हमारे पास अतिरिक्त समय हो तो घास भी काटनी है। तो मैं जॉन डियर में चढ़ गया और काम निपटाने के लिए सारे भूसे को छोटी छोटी कतारों में हवा में घुमाकर साफ करना शुरू कर दिया ताकि आसानी से इकट्ठा किया जा सके। एक चारे के डिब्बे में भूसा भरकर खाद बनाने वाली मशीन में डाला और बाकी को बाजार में करीब 4000 में बेच दिया। इससे $450 प्रति भूसे के हिसाब से 6 पैलेट चूना और कुछ बोरी खाद खरीदी जा सकती थी। अगली सुबह मैंने उसे पूरे नए खेत में छिड़क दिया और फिर दोनों में जौ बो दिया। हमने खेतों में काम करते हुए पूरे 2 महीने बिताए, लेकिन अभी तक न तो चुकंदर और न ही मक्का कटाई के लिए तैयार है। इसलिए मैंने भेड़ों के बाड़े में थोड़ा पानी भरा और फलों के पेड़ों को देखने के लिए पहाड़ों की ओर भाग गया। हमें आड़ू के कुछ डिब्बे, लाल जामुन के कुछ डिब्बे और ढेर सारी खाद मिली। इसलिए मैं वापस यार्ड में भागा, आरामदायक T16 में चढ़ा, सभी फलों और जामुनों को उस पर लादा और उसे बाजार में ले गया। वे सभी $23,000 में बिके। निवेश की रणनीति निश्चित रूप से सही थी। हमें फलों के पेड़ों से कुछ ही वर्षों में सारा पैसा वापस मिल जाना चाहिए। मैंने सभी कैक्टस के फल भी अतिरिक्त $25,000 में बेच दिए। मैं फलों के पेड़ों में कुछ और निवेश करना चाहता हूं, लेकिन हमें चुकंदर के लिए एक हार्वेस्टर की आवश्यकता है। इसलिए मैं कीमतों का पता लगाने के लिए डीलर के पास गया, लेकिन सभी हार्वेस्टर बहुत महंगे निकले। सबसे सस्ती मशीन की कीमत करीब $300,000 से शुरू होती है। अच्छी बात यह रही कि हमें कुछ पुरानी और बुनियादी मशीनें किफ़ायती दामों पर मिल गईं, जैसे कि यह इलेक्ट्रिक मशीन जिसकी कीमत $8,000 है, या यह पुरानी और साधारण मशीन जिसमें अवैध अप्रवासी मजदूर काम करते हैं, जिसकी कीमत सिर्फ $22,400 है। मैंने पैसे खर्च करने का फैसला किया और $22,400 में एक खरीद ली, क्योंकि मैं भविष्य में भी कुछ गन्ने की फसल उगाने की योजना बना रहा हूं। मैं उसे वापस खेत ले आया और अभी के लिए शेड में ही खड़ा कर दिया। सारी फसलें तैयार थीं और सभी जानवर भी खुश थे। इसलिए मैं आराम करने के लिए अंदर चला गया। अगली सुबह मैं सुबह 7 बजे उठा। मैं घर से बाहर निकल चुका था। मक्का कटाई के लिए तैयार था, गन्ने की फसल भी। ट्रक में क्रू पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था, इसलिए मैं ट्रक में चढ़ गया, कन्वेयर बढ़ाया और हमने सारे गन्ने की फसल चुननी शुरू कर दी। हमसे मेरा मतलब है वे सारे चीनी के दाने चुनने लगे, जबकि मैं ट्रक में आराम से बैठा था और कुछ धमाकेदार गाने सुन रहा था। चीलें बहुत तेजी से काम कर रही थीं। पूरे खेत की कटाई में बस 2 घंटे लगे। मैंने ट्रक को वापस शेड में खड़ा कर दिया और अगली कटाई तक उसे वहीं छोड़ दिया। फिर तुरंत कंबाइन में चढ़ गया और मक्के की कटाई शुरू कर दी। हालांकि पहले ट्रेलर जल्दी भर गए, इसलिए मैं उसे स्टोर ले गया और करीब 5000 में बेच दिया। फिर कटाई जारी रखी। कटाई पूरी होने में पूरा दिन लग गया। मैंने मक्के के बचे हुए कुछ टुकड़े ट्रेलर में लादे और कंबाइन को वापस शेड में खड़ा कर दिया। हमें साइलो की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने स्टोव खोला और एक साइलो की तलाश शुरू कर दी। मैंने इस 30 टन वाले साइलो पर $12,000 खर्च किए, सारा मक्के उसमें लादा और आराम करने चला गया। अगली सुबह मैंने सारे चीनी के दाने बेचने से दिन की शुरुआत करने का फैसला किया। मैं स्किड स्टीयर में चढ़ गया और सारे पैलेट को फ्लैटबेड ट्रेलर पर लादने लगा। पहला लोड $29,596 में और दूसरा $21,000 में बेचा। यार, इस खेत से ही हमें लगभग 50,000 का मुनाफा हुआ। ये तो पागलपन है। हमें शायद अगले साल इसे और बोना चाहिए। मुझे लगता है कि यह पिछले साल बोए गए आलू से भी ज्यादा मुनाफा है। मैंने यूकलिप्टस और साइप्रस के पौधे भी $20,000 में बेचे। सारे ऊन, अंडे, आड़ू और बेरी $60,000 में और सारे कांटेदार नाशपाती कैक्टस $15,000 में।
कुल मिलाकर हमने अपना बैंक बैलेंस $171,833 तक बढ़ा लिया। मैंने सबसे पहले इस पैसे का इस्तेमाल हमारी सबसे बड़ी परेशानी को दूर करने के लिए करने का फैसला किया। जून से सारी रेत हटाना शुरू कर दिया, जिससे हमारा खेत डीलर से अलग हो गया। इस बड़ी खाई को खोदने में लगभग $20,000 खर्च हुए, ताकि हमें हर बार डीलर के पास जाने पर जून पर चढ़ने की जरूरत न पड़े। हमारे पास अभी भी 155,000 से ज्यादा पैसे बचे हुए थे। इसलिए मैंने पहले कुछ जरूरी उपकरण खरीदने का फैसला किया। एक साधारण क्लास राउंड बोर्ड पर 12,550 खर्च किए। यह केवल 125 सेमी की गांठें बना सकता है, लेकिन यह पुशेबल बोर्ड से बेहतर है। 4.3 मॉव पर 18,000 और खर्च किए। यह पुराने वाले से दोगुना बड़ा है। एक उचित विंड रोवर पर भी 19,500 खर्च किए। फिर इस्तेमाल की गई मशीनरी वाले सेक्शन को चेक किया। रुकिए, हमें सिर्फ 11,000 में एक मर्सिडीज बेंज एन्योग मिली। इसमें क्या खराबी है? इसमें कोई इंजन या कुछ और नहीं है। यह 3 साल पुराना है। यह ठीक ठाक लग रहा है। चलो इसे ले लेते हैं। हम इसे T16 के रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह इतना सस्ता क्यों था? यह ठीक ठाक चल रहा है। हमारे पास अभी भी कुछ पैसे बचे थे, इसलिए मैंने कुछ और फलों के पेड़ लगाने का फैसला किया। एक ब्लूबेरी का बागान, एक सेब का बागान और 2 और चेरी के बागान लगाए। हम पूरे पहाड़ को फलों के पेड़ों और बेरी झाड़ियों से ढकने के करीब पहुंच रहे हैं। मैंने उन सभी में थोड़ा पानी डाला और साथ ही यूनिमोग का भी परीक्षण किया। साथ ही खाद भी डाली। सर्दियों के लिए सब कुछ तैयार है। मुर्गियों के पास भरपूर भोजन है। हमें भेड़ों के लिए बस कुछ और घास की गांठें बनानी हैं। इसलिए मैं जॉन डियर में बैठा, नई घास काटने वाली मशीन लगाई और घास काटने लगा। लेकिन जब तक हमने काम पूरा किया, हमारा ईंधन लगभग खत्म हो गया था। इसलिए मैंने $75 प्रति बैरल के हिसाब से डीजल के 2 डिब्बे खरीदे, उन्हें ट्रैक्टर में लोड किया। टैंक लगभग पूरा भर गया, लेकिन तुरंत घास काटने का काम शुरू कर दिया और पूरी घास को हवा की मदद से खेत में ले गया और अगली सुबह उसे कुछ अच्छी गांठों में बदल दिया। हमने 17 गांठें बना ली हैं। वे केवल 125 सेमी हैं, लेकिन हमारे खेत के आकार के हिसाब से बहुत हैं। मैं यार्ड में वापस गया, लेकिन हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। कुछ समय पहले ही हमने नए शेड पर हजारों रुपये खर्च किए थे और वे सभी एक बार फिर से भर गए हैं। हालांकि हमारे पास बहुत सारी पुरानी मशीनें हैं। मैंने वो सारी पुरानी मशीनें बेच दी जिनका हम अब इस्तेमाल नहीं करते थे, जैसे पुराना हल, छोटा प्लांटर वगैरह। मैंने T16 भी बेच दिया क्योंकि अब हमारे पास एन्योग है। हमने कुछ जगह खाली कर ली है, लेकिन हमें जल्द ही फिर से स्टोरेज बढ़ाने की जरूरत होगी। सभी नई मशीनरी को शेड के अंदर पार्क किया और डीलर के पास चले गए। स्किड स्टीयर के लिए एक बेल फोक पर 600 रुपये खर्च किए और अपने फ्लैटबेड ट्रेलर को इस बड़े ट्रेलर में अपग्रेड किया जिसकी कीमत 12,000 थी। ट्रेलर में सभी घास की गांठें ला दी। भेड़ों को खिलाने के बर्तनों में 5 गांठें ला दी और बाकी को बाजार में अतिरिक्त 8,000 में बेच दिया। पूरी सर्दी के लिए हमारे पास बस 2 ही काम हैं। मार्च में बुवाई के लिए काटे गए खेतों को तैयार करना है और अगर हमारे पास थोड़ा खाली समय है तो कुछ नई मशीनें बना लें। हमें जौ पर कुछ हर्बिसाइड का छिड़काव भी करना है, लेकिन सर्दियों में छिड़काव करने से मशीनरी खराब हो सकती है। तो मैं जॉन डियर में वापस गया, कल्टीवेटर लगाया और काम शुरू कर दिया। फिर हल लगाया और कुछ खेत बनाने शुरू कर दिए। मैंने सर्दियों में बस यही एक खेत बनाया है और बनाने में आलस आ रहा था। आप जानते ही हैं कि यह कैसे होता है, लेकिन मैंने शुरुआत में बनाए गए 2 खेतों को मिलाकर यह विशाल खेत बनाया है जो अब शायद सबसे बड़ा है। मैंने ट्रैक्टर को वापस शेड में खड़ा किया और खेत का निरीक्षण करने निकल गया ताकि देख सकूं कि नए खेत बनाने के दौरान वे कैसे टिके हुए हैं। भेड़ों के पास अभी भी भरपूर चारा और पानी है। उन्होंने 5 और आधा पैलेट ऊन का उत्पादन किया है। दूसरी ओर मुर्गियों में से एक में सिर्फ 5 लीटर चारा बचा है। हमें फसल के समय तक के लिए कुछ खरीदना होगा। उन्होंने लगभग 3 पैलेट अंडे दिए। हमने कुछ यूकलिप्टस और एक बोनसाई का पेड़ भी लगाया। इसके बाद हम फलों के पेड़ों का निरीक्षण करने गए। बागानों के बीच परिणाम बहुत भिन्न थे। जैसे हमने लगभग 10 पैलेट ब्लूबेरी का उत्पादन किया। रेडबेरी के लिए भी यही बात लागू होती है, लेकिन चेरी के मुकाबले लगभग आधी ही कीमत मिली। मैं सीधे रोपण करना चाहता था, लेकिन हमारे पास देवदार नहीं है और खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। इसलिए मैं यूनिमोग में चढ़ गया और उस पर सभी बेरीज लादना शुरू कर दिया। पहले सभी रेड, ब्लूबेरी और चेरी को 60,000 में बेच दिया। नाशपाती और आड़ू से 17,000 और मिले। सभी अंडों, ऊन और पेड़ के पौधों से 42,000 और मिले।
और अंत में सभी कांटेदार नाशपाती कैक्टस से हमें 18,000 और मिले। हमें यह बहुत बड़ी रकम मिली, $1,45,000 से ज्यादा। फिर भी यह मुश्किल से $37,000 में 6 मीटर चौड़ा यह नया प्लांटर खरीदने के लिए काफी था। साथ ही मुझे एक ज्यादा पावरफुल ट्रैक्टर खरीदना पड़ा, इसलिए मैंने $64,300 में 150 हॉर्स पावर वाला JCB फास्ट्रैक 2000 खरीदा। वजन पर कुछ हजार और खाद और बीजों पर कुछ हजार खर्च किए। हमने अपने पुराने स्प्रेयर को इस नए 24 मीटर चौड़े हार्डी मेगा से बदल दिया, जिसकी कीमत हमें 30,000 से कुछ ज्यादा थी। लेकिन मुझे बहुत सारे काम तुरंत करने थे, इसलिए मैं सीधे JCB में बैठा, आगे का वजन लगाया, प्लांटर लगाया, कुछ बीज और खाद डाली। हमारे पास 3 बड़े खेत हैं जिनमें हमें अप्रैल के आखिर तक पूरी तरह से बुआई करनी है। अच्छी बात यह है कि JCB में GPS है, जिससे यह बहुत आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने समय पर काम पूरा करने के लिए पूरा दिन और पूरी रात काम किया। जब तक हमने बुआई पूरी की, तब तक अप्रैल का मध्य हो चुका था। लेकिन हमने ये कर दिखाया, सब कुछ लगा दिया। हमने एक खेत में चुकंदर, एक खेत में हरी फलियां और नए खेत में सोयाबीन लगाई। हमारे पास जौ के 2 खेत भी हैं जिन्हें हमने सितंबर में लगाया था, और एक घास का खेत है। हमने इस रेगिस्तान में सिर्फ 3 साल बिताए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं। अगर आप और देखना and drove, and after an hour or so, I finally spotted the cherry trees in the distance and made my way back to the farm. But we got a huge list of jobs that need to be done immediately, so I climbed into the Unimog and loaded all the fruit and berries onto it, as we need some quick cash for some supplies. All of them fit on a single load that sold for almost 40 grand. But I immediately used part of the money to buy 3 pallets of chicken feed for 4.5 thousand, that I loaded straight into the new chicken coop, as the chickens had no food for a couple of days. Now both of the coops have around 3,000 litres of feed in them. This should be enough to last till the harvest time. The sheep still had plenty of food. I just loaded some water. It will be a chill day today. We only got a couple of jobs. We need to spray some herbicide over the fields, and also cut the grass. But first, I spent $19,000 on a workshop. It has everything we may need to fix or upgrade our machinery. As a first endeavour, I backed the JCB into it, and changed the tyres to slim ones so we could spray the fields with it. I drove off to the dealer to pick up the new sprayer we bought a couple of months ago, and made it into some nice round hay bales. Loaded a few into the composter, and stored the rest just on the trailer. I will figure out what to do with them tomorrow. The next morning, I had a lot of free time and came up with some brilliant ideas. The prices of the cactus fruit are getting worse and worse. We should probably try and make some products out of it and sell that. They have this prickly pear production building for sale that makes some kind of jam or paste. It only costs 10,000 as well. I hopped into the Unimog, loaded all the berries onto the trailer. All the plantations are out of compost though. We probably need a second composter as well. But nevertheless, all the berries and fruits sold for 16,000. All the wool, eggs and the eucalyptus saplings brought in another 25,000. It was enough cash to build not only a couple of prickly pear factories for 10,000 each, but also 2 more composter boxes. I immediately ran off to check up on our new factory. We can make 2 types of prickly pear marmalade. One is pure with just the fruits and water, and the other one is with some sugar added. We have no money for the sugar factory, so pure it is. Filled up the factories to the brink with the prickly pears, and sold what was left at the market for $11,546. Filled the factories with water. The marmalade should be worth about twice as much as the fruit, but we need to fix the plantation compost situation. I first loaded all the composters full of hay, then split the 3 bags of compost between 5 plantations, loading about half the bag in each. We need way more compost than I actually anticipated. Drove back to the yard. I almost didn't notice that it's June. It is harvest time. All the barley are ripe and ready for the chop. I quickly moved the Unimog into the workshop, put a grain trailer on the back of it, parked it beside the field, and started the harvest.
The harvest took the whole day to finish, but we filled up the silos to the brink, got over 22,000 litres of barley in the silos, and another 6,000 in the trailers that I split between the chicken coops. But we got one more job before we can go get some rest. I ran off to the tree plantations. All the composters produced 2 bags of compost each, so I loaded all the bags into the plantations, 1 bag per plantation, and then went inside to get some rest. The next morning, I got some visitors flying over, probably to some warmer places. I loaded some water for the sheep and ran to check up on our new factory. We got a couple of boxes of marmalade in each of them, so I hopped into the Unimog, put the flatbed trailer back onto it, loaded all the marmalade onto the trailer, and took it to the store. They sold for $6,192. Each of the factories produced 3,000 worth of product, but they used up almost 3,000 litres of prickly pear cactus that are worth a bit over $1,000. So each of the factories is producing $2,000 extra profit per day compared to selling the fruit. They should pay for themselves in just 5 months, as they cost about 10 grand to build. And when we make some sugar, the manufacturing rate will essentially double. I opened the store to check up on how much the sugar factory costs. The prices range from $240,000 for this massive one to $36,000 for this tiny one. The best offer, in my opinion, is this Glenwood sugar mill for $80,000. But we are still far off, as we only have $14,000 to our name. Luckily, we got a few orchids that have grown up, and some other farm produce. So I sold off all the berries, fruits, eggs, wool and orchids at the store, and got our balance to over $59,000. But then I realised something. We don't really need the big factory. Each of the factories will only use up 720 litres of sugar per day. So I spent $39,500 on one of the smallest sugar factories. It can take in sugarcane, sugar beet and sugar beet cut. Just from simple sugar beet, it will produce us 6,000 litres of sugar a month. That's like 4 times the amount the marmalade factories require. All we need to do now is wait for the sugar beet to grow. We still had some money left over, and nothing to do apart from waiting for the crops to grow. So I decided to decorate our farm a little bit, made some nice dirt roads in between our fields so we wouldn't have to drive through the loose sand, planted some meadow around the sheds and the house. Not sure how long it will last in the desert heat, but at least it looks nice for now. Also planted grass around the fruit tree plantations, and made some nice dirt roads connecting all the orchid plantations. We are dead broke again, but at least our farm is looking nice now. After spending over 3 years out here, I sometimes think that's more important than the growth and profits. I finished loading all the compost into the plantations. Parked the skid steer back in the shed. Remember when I was lost at the start of the video? I actually found something in the far desert. I drove off in a straight line to the east. I found some water. Not much, as it's only about a metre deep. But we got some life around here. Most of the trees are already dead though. But a couple survived. I'm not sure what to do with this place though. I don't want to desecrate the place for profit. You know what? If you have any suggestions what we could do here, leave a comment. We might even be able to use the water to grow a forest around there, or expand the pond and grow some fish. I don't know. I made my way back to the farm, hopped into the John Deere, attached the cultivator, and started turning all the soil over on our previously barley fields, and also thought of ideas on what to do with that oasis. I've spent 2 full months out in the fields. Managed to plough out 2 new fields in the flatlands. They are a bit further away, but this part of the desert is just way more flat. I only came back to the farm because green beans are ready for harvest. Sugar beets are still a bit off though. But I first loaded some water into the sheep barn and split the compost between the plantations. This should last us a long time, as every plantation has over 6,000 litres of compost in it. I picked up a box of blueberries and brought it to the crew. They waited inside the truck for me since the early morning. They quickly got into position and we started harvesting all the green beans. Dudes were picking all the beans insanely quick. In just a couple of hours, we managed to pick the whole field, filled almost 12 boxes full of green beans. I parked the harvester back in the shed for now, but it's September. We need to get some wheat or barley in the ground.
We just need to get a new seeder as we sold the old one. So I hopped into the Unimog, loaded all the marmalade first. That sold at the market for over 17 grand. Sold off all the fruits and berries next for close to 40 grand. All the eggs, wool and eucalyptus brought in another 34 grand. Also sold off all the corn we had stored in the silos for around 7,000. And lastly, sold off all the green beans for over 38.6 thousand. We managed to squeeze out $132,221 from all the produce. Let's see, the biggest seeder we can pull is this Mascar one for 40,000 with a working width of 6 meters. Let's just take this then. We could also use a new spreader. This one for 7.5 thousand looks appropriate for our farm size. I also bought some seeds, lime and fertilizer. The marmalade factories are probably the most profitable venture on our farm, so I built 2 more for 10 grand each. It should be sufficient to process all the cactus fruits. I loaded them full of the prickly pear cactus, and also loaded in some water. I would also like to expand our sheep farm, and maybe we could even afford to get some more chickens. I first sold off all the sheep to the butcher. The 33-month-olds sold for $925 a pop, and the younger ones, the 20-month-olds, for $600 per head. Made just a bit over 20 grand from them all. Demolished the old barn. Decided to build the new barn on the grass field, so they would have more grass to chew on. Built the open pasture one as we don't have any harsh weather anyways. It cost about 50,000 to build as we had to put fences all around the grass field. But it can hold up to 130 sheep and has a ton of grass to chew on, so we only need to feed them during the winter months. But I didn't have enough money to fill the pasture, so I just bought 50 newborns for $230 each, and 18 8-month-olds for $538 each. To take care of the small ones, I am barely able to see them in this tall grass. Loaded in some water, and left them be while I went off to plant some wheat. Attached the new seeder onto the JCB, loaded it full of seeds, and planted both of the new fields with wheat. By the time I came back to the yard, it was already pitch black. I just parked the tractor back in the shed, and went inside the house to get some rest. The next morning, a huge mist came over our lands, but all the sugar beets are ready for harvest. All the soybeans are ready as well. I would like to hire a combine driver to harvest the soybeans, but we have minus $1,119 to our name. So I sold off all the marmalade and all the cherries for a bit over 30 grand, and hired a combine driver to harvest the soybean, while I joined the crew, and harvested all the sugar beets. We worked in the fields till almost midnight, but we harvested it all. If I counted correctly, we got about 80 pallets full of sugar beets, but I was tired as hell, so just went inside to get some well-deserved rest. But woke up early. At 8 AM I was out of the house already, and went to check if the worker harvested the soybeans. The whole field was harvested perfectly. We got both trailers seemingly full, and a bit over 3,000 litres are still inside the harvester, but we kinda have no use for it. So I sold it all in the market for just over 16.9 thousand for the first load, and $6,123 for the second one. We should wash the combine harvester, as it's all filthy, but I am hoping to get something bigger for the next season, so I just parked it in the shed as is. We need to figure out this sugar beet situation. Need to calculate how much we should keep and how much we can sell. We need 2 sugar per cycle of production, and we do 360 cycles per month. So that's 720 sugar per month, times 4 factories. That's 2,880, right? Times 12 months, we get around 35,000 sugar. Now, to make sugar, we use 2 sugar beet to make 1.05 sugar. We need to load in 70,000 litres of sugar beet. That comes out to 35 pallets. Wait, but why sell the sugar beet? We can just make sugar out of it all and sell them. Surely it will be worth more than just a simple sugar beet. So I hopped into the skid steer and started loading all the sugar beet onto the trailer. Then loaded them into the sugar factory. In total, we have a little over 160,000 litres of sugar beet. It will take almost a full year to process it all into sugar. I drove off to check up on the plantations next. Most still have around 3,000 litres of compost in them, but we got quite a bit more produced.
so I split it all between them. The nursery also needs some solid fertiliser. It only has 3 litres left in it. So I hopped into the Unimog, bought 6 pallets of solid fertiliser for 11 grand, and loaded them straight into the nursery. Chickens still have plenty of food in the feeding pans, around 4,000 each. It's way more than enough to last through the winter. I loaded all the grass bales from our old sheep barn onto the flatbed trailer, and unloaded it all at the new sheep pan. Brought a full tank of water to them. We have just one more job left. We need to plant this big field that was previously planted with sugar beets with grass. It should be big enough to both provide us hay for compost and also some food for the sheep. So I hopped into the JCB and started drilling. Everything is set for the winter, and we can finally go inside to get some rest for a couple of months while it's cold. I only came back out when it was March, and the weather was nice and pleasant again, and went out to check up on the animals first. Sheep only produced a handful of pallets of wool, as they are mostly still young to do so, but they used up all the food and had only 746 litres left inside. But the grass is growing already, so that's not a problem for the next 6 months. The chickens did just fine as well, still having about 1,000 litres of feed, produced 4.5 pallets of eggs each. We got some saplings as well. Wait, what? What is this? How did we produce so much marmalade? It's like 50 full boxes. I ran off to the plantations next. Most of them were running quite low on compost, just a few hundred litres left in most of them. But god damn did they produce a ton of fruits and cherries. We got a bunch of cherries. Same goes for blueberries, and even a full loading bay of pears. So I immediately ran back and climbed into the Unimog, loaded in some feed into the chicken coops, and started selling everything off. First sold off all the wool, eggs and saplings for $52,298. All the marmalade that barely fit onto a single load brought in another $115,000. And lastly, all the pears, blueberries, redberries, peaches and cherries sold for a mind-whopping $200,000. We can finally expand the farm a little bit again. Decided to first improve our farm machines. Firstly, I put a new engine into the Unimog that takes the power of the Unimog from 120 horsepower to 241 horsepower and costs us $20,000. Still cheaper than buying something new. I also put a conditioner and front hydraulics on it and repainted it. All the upgrades came out to just over $23,000, but the thing looks brand new. The JCB is already maxed out and we have no more upgrades. The John Deere, we could actually sell it as we no longer use it anyways, and we also need a new combine. So I sold them both, but decided to not buy the combine now, as we may get some used models by the time we need them. I would also like to expand our plantations, but we need a new solution for compost, as these things are just too slow. So I demolished them all, and built 2 of these new ones for $15,000 each. It's a very simple design. You just load in all the grass, straw, manure, etc. into it, and it turns it into compost. As simple as it gets, to be fair. And I built 2, so when one is composting, we could use the other one. I also built 2 more plum plantations, 3 apple plantations, 2 more blueberry plantations, and also 2 more redberry plantations. And our dream of covering the whole hill with plantations is basically complete. We just need to make a shitload of compost now. So I decided to reward myself for all the hard work. Sold off the JCB, and bought this beautiful John Deere 6R with 192 horsepower for $193,500. Spent another $9,500 on a front loader, and $3,000 on a new front weight to match our tractor. We are back to being almost broke, but at least we have a beautiful John Deere. Nevertheless, we need to plant these 4 massive fields. If we want any chance of completing it in time, we will need some help. So I hopped into the Unimog, attached the planter onto it, and hired out a worker to plant some sugar beet, while I hopped into the John Deere, bought a second 6-metre planter for 34 grand, loaded it full of seeds, and started planting the other fields with some sunflowers. We planted 1 field with sunflowers, 1 with peas, and 2 with sugar beet. If you liked the video, consider hitting the like button, subscribe if you want to see more, and leave a comment on what you want to